let me just check. Okay, fine. Thank you, Chandani, for confirming. So, today is the second lesson of revision. Okay, and today we are going to discuss about the Western psychology, the Western philosophers. Okay, so it is going to be in brief, but it will help you in your exam. So, let me just begin. Okay, please confirm, can you see what I am writing? Please confirm that as well. Please confirm if you can see what I am writing. Okay, thank you so much for confirming. Okay, so when we talk about Western psychology, सबसे पहले बात आती है रेने डेस्कार्ट्स की. So first of all we are going to discuss about Rene Descartes. Okay, so he was a French philosopher. वो फ्रेंच फिलोसोफर थे. ठीक है, आपको ये मेन बातें याद रखनी है. ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर. तो ये फिलोसोफर थे, साइकोलॉजिस्ट नहीं थे. पुरानी बात चल रही है यहाँ पे, 1800 से पहले की बात चल रही है. ही सेड कि सिंस ही वॉज फ्रेंच, तो फ्रेंच में उन्होंने कोट दिया है कॉगिटो अर्गो सम. कॉगिटो अर्गो सम, इसका मतलब है आई थिंक देयर फोर आई एम. आई थिंक देयर फोर आई एम, मतलब मैं देख सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, तो मतलब मैं हूँ. तो वॉट ही मेंट कि सिंस आई कैन थिंक इट मीन्स आई एग्जिस्ट. हमारे एग्जिस्ट होने का क्या प्रमाण है? व्हाट इज द प्रूफ डेट वी आर एग्जिस्टिंग? द प्रूफ इज डेट वी आर एबल टू थिंक. हम सोच पा रहे हैं. तो कल हमने बात करी थी डुअलिज्म की, रैशनलिज्म की, एम्पेरिसिज्म की. तो मैं दोबारा से आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, केवल टर्म्स में बताती जा रही हूँ आपको. तो ही वॉज अ रैशनलिस्ट. रैशनलिस्ट थे मतलब कि वो बिलीव करते थे कि यहाँ पे हमें क्या करना है, रीजनिंग करके आप नॉलेज गेन कर सकते हैं. वो डुअलिस्ट थे, मतलब कि उनके लिए माइंड और बॉडी दोनों एग्जिस्ट करते थे. और ही बिलीव्ड कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारे अंदर इन्नेट नॉलेज होती है. वी ऑलरेडी हैव नॉलेज व्हेन वी आर बॉर्न. टेबुलर रासा में बिलीव नहीं करते थे. अच्छा, अब ये डुअलिस्ट थे, तो मैंने कल आपको बताया था डुअलिस्ट जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं. लाइक इंटरैक्शनिस्ट होते हैं, साइकोफिजिकल पैरालिस्ट होते हैं. तो ही बिलीव्ड इन इंटरैक्शन. ही सेड कि द माइंड एंड बॉडी बोथ एग्जिस्ट एंड दे बोथ इंटरैक्ट विद ईच अदर. तो ही वॉज अ इंटरैक्शनिस्ट. ही बिलीव्ड बोथ माइंड एंड बॉडी इंटरैक्ट विद ईच अदर. अब इंटरैक्ट कैसे करते हैं? इस तरीके से कि जो माइंड है वो बॉडी को कंट्रोल करता है. माइंड कंट्रोल्स द बॉडी. मतलब इन्होंने माइंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे बताया कि माइंड कंट्रोल्स द बॉडी. ओके, आफ्टर दैट और क्या बोलते थे ये? इन्होंने बोला कि देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन. क्या डिफरेंस है? एनिमल जो है उनके पास माइंड नहीं होता. दे आर नॉट एबल टू थिंक. वो केवल रिफ्लेक्स एक्शंस पे काम करते हैं. जबकि जो ह्यूमन है, ह्यूमन हैव माइंड. ह्यूमन हैव माइंड्स एंड देयरफॉर दे आर एबल टू थिंक. एनिमल में माइंड नहीं होता, ये उन्होंने बोला. इसके अलावा इन्होंने ये बोला कि हमारा जो माइंड और बॉडी है ये आपस में इंटरैक्ट कर रहा है. ये मैंने आपको भी बताया. बट वेयर आर दे इंटरैक्टिंग? ये इंटरैक्ट करते हैं पिनल ग्लैंड में. दे इंटरैक्ट एट पिनल ग्लैंड. अब ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आपके नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है. पिनल ग्लैंड में इंटरैक्ट करते हैं. हाउ डिड ही डिसाइड कि पिनल में करते हैं? तो उसके लिए ऐसे डिसाइड किया कि व्हाट हैपेंड कि जब पुराने ज़माने में किसी की डेथ होती थी तो उनकी ऑटोप्सीज की जाती थी, चीर फाड़ करते थे. तो वहाँ पे पता चला कि हमारा जो ब्रेन है उसमें लेफ्ट एंड राइट दो हेमिस्फीयर्स हैं और दोनों में हर चीज़ें इक्वली बटी हुई है. जैसे ये आपका पूरा फोर ब्रेन दोनों में डिवाइडेड है. तो ऐसे वो उन्होंने देखा कि जो पिनल ग्लैंड है ये इकलौती ऐसी चीज़ है जो लेफ्ट और राइट दोनों में डिवाइडेड नहीं है. ये केवल एक सिंगल प्रेजेंट है. ठीक है, इट इज़ नॉट टू इन नंबर, इट इज़ अ सिंगल इन नंबर. एक सिंगल है ये. तो इसीलिए इन्होंने बोला पिनल ग्लैंड में ही
माइंड और बॉडी का आपस में इंटरेक्शन होता है। एंड ही सेड कि पिनल ग्लैंड से ही कुछ एनिमल स्पिरिट्स हैं जो फ्लो करके हमारे ब्लड वेसल से आते हैं। तो ये पिनल ग्लैंड है, इस पिनल ग्लैंड से ये हमारी ब्लड वेसल्स में कौन फ्लो कर रहे हैं? व्हाट इज फ्लोइंग? एनिमल स्पिरिट। ये एनिमल स्पिरिट क्या है? बेसिकली सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड होता है हमारे ब्रेन में, उसी को इन्होंने कहीं ना कहीं एनिमल स्पिरिट का नाम दे दिया। तो एनिमल स्पिरिट इज देयर विच फ्लोज फ्रॉम पिनल ग्लैंड थ्रू द ब्लड वेसल्स टू आर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ये जाता है। और एनिमल्स के बारे में इन्होंने क्या कहा कि एनिमल्स जो हैं दे आर नॉट हैविंग माइंड, तो मतलब वो सोच नहीं सकते, ये बात उन्होंने बताई। ओके, देन ये हमारे मेन बातें हैं रेने डेस्कार्ट्स की, इस पे से आपका क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उससे पहले अगर कोई डाउट है तो एक बार आप जल्दी से टाइप कर दीजिए अगर कोई डाउट है तो। ओके, नेक्स्ट इज योर फ्रांसिस बेकन। व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रांसिस बेकन, मेन बातें क्या हैं फ्रांसिस बेकन के बारे में कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ एम्पिरिसिज्म। जो एम्पिरिसिज्म की अभी हमने बात करी उसके फाउंडर कौन है? फ्रांसिस बेकन, फाउंडर ऑफ एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिस्ट जो होते हैं वो ये मानते हैं कि आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन कीजिए, एक्सपेरिमेंटेशन कीजिए, उससे आपको नॉलेज गेन होगी। इसके अलावा ये एक चर्च मेंबर थे। चर्च मेंबर थे उस ज़माने में। चर्च मेंबर होने का मतलब है कि आपको गॉड की तरफ झुकना है, सोल की तरफ, इस तरफ आपको झुकना है। तो बेसिकली ये वैसे मन ही मन तो मोनिस्ट थे, लेकिन सिंस ही वॉज अ मेंबर ऑफ चर्च ही हैड टू लीन टूवर्ड्स डुअलिज्म। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ही वॉज अ डुअलिस्ट बट ही बिलीव्ड इन मोनिज्म। ये मन ही मन मोनिज्म को प्रेफर करते थे, लेकिन बीइंग अ चर्च मेंबर ही हैड टू से कि आई बिलीव इन डुअलिज्म। तो इसके अलावा इन्होंने और क्या बातें बोली? ही सेड कि व्हाट वी शुड डू, वी शुड स्टडी ओनली द बॉडी। केवल बॉडी की स्टडी कीजिए, क्योंकि माइंड को तो आप देख ही नहीं सकते। स्टडी ओनली बॉडी बिकॉज इट इज ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल है, ऑब्जेक्टिवली आप उसको स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा आप एक्सपेरिमेंटेशंस कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल्दो ही वॉज फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म, बट इन्होंने रीजनिंग की बात करी। ही बिलीव्ड इन इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग जो होती है जिसमें आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, उसकी इन्होंने बात करी। तो ही बिलीव्ड इन इंडक्टिव रीजनिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट ही सेड दैट देयर इज नो इनेट नॉलेज। ये भी कहते थे कि कोई इनेट नॉलेज नहीं होती। ठीक है, मतलब कि टेबुलर रासा में ये बिलीव करते थे कि आप जब पैदा होते हो तो आपका जो माइंड है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। ठीक है, एक खाली स्लेट है जिसको आप जैसे चाहो वैसे आप उसमें अपने एनवायरनमेंट से चीज़ें लर्न करके आप सीख सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देन कम्स जॉन लॉक। जॉन लॉक के बारे में ज़्यादा बातें नहीं है, बस दो मेन बातें याद रखनी है आपको। जॉन लॉक क्या याद रखना है? ही वॉज द फादर ऑफ ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म। ब्रिटिश में एम्पिरिसिज्म के फादर ये थे। वैसे जो फाउंडर ऑफ एम्पिरिसिज्म है वो बेकन है, बट ही वॉज फाउंडर और फादर ऑफ ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म। फादर ऑफ ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म। अपार्ट फ्रॉम दैट ही बिलीव्ड इन टेबुलर रासा। टेबुलर रासा में ये मानते थे। टेबुलर रासा टर्म जो है इन्होंने ही दिया था, जिसका मतलब ये होता है कि जब आप पैदा होते हो उस वक्त आपका माइंड बिल्कुल खाली है, एक ब्लैंक स्लेट है। और उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आप अपने एनवायरनमेंट में आने के बाद ही चीज़ों को लर्न करते हो, इनेट नॉलेज आपके अंदर नहीं होती। ये बात जॉन लॉक ने की है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट इमैनुअल कांत। ओके, नेक्स्ट इज योर इमैनुअल कांत। इमैनुअल कांत के बारे में जब हम बात करते हैं तो इन्होंने मोनिज्म और डुअलिज्म के बारे में बात नहीं करी। ही वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट मोनिज्म एंड डुअलिज्म, डिडंट आर्ग्यू अबाउट मोनिज्म एंड डुअलिज्म। ठीक है, इसके अलावा ही सेड कि देयर आर
टू टाइप्स ऑफ नॉलेज, हमारे पास दो तरह की नॉलेज होती है। इन्होंने नॉलेज को दो तरीके से क्लासिफाई किया। थोड़ा सा इनका सिस्टम बाकियों से अलग है, ठीक है। इन्होंने नॉलेज को दो तरीके से क्लासिफाई किया। एक इन्होंने बोला, एक होती है पोस्टीरियोराई नॉलेज और एक होती है ए प्रायोराई नॉलेज, ठीक है। एक बार थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पोस्टीरियोराई नॉलेज और एक है आपका ए प्रायोराई नॉलेज, ठीक है। थोड़ा सा शायद समझ में कम आ रहा होगा, एक सेकेंड मैं इसको रब करके दोबारा लिखती हूँ। सो पोस्टीरियोराई नॉलेज क्या होता है, ये आप पैदा होने के बाद गेन करते हो। पोस्टीरियोराई पोस्ट है ये, तो आफ्टर यू आर बोर्न देन यू गेन दिस नॉलेज, ठीक है। वंस यू आर बोर्न यू गेन दिस नॉलेज। पोस्टीरियोराई क्या होता है, इट इज नॉलेज गेन्ड आफ्टर बर्थ, पैदा होने के बाद आपको ये नॉलेज मिलती है। और अप्रायोराई नॉलेज मतलब इनडेट नॉलेज, ये वो नॉलेज है जो हमारे पास बाय बर्थ होती है। मतलब देखा जाए तो इन्होंने टेबुलर रासा और इनडेट नॉलेज दोनों को ही एक्सेप्ट किया है। दिस इज द इनडेट नॉलेज विच वी हैव प्रायर टू आवर बर्थ। दोनों तरह की नॉलेज को इन्होंने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। इसके अलावा अब हम ये कह सकते हैं कि जो अप्रायोराई नॉलेज है ये कहीं ना कहीं राशनलिज्म टेक है। This is rationalism and posteriori is empiricism। पैदा होने के बाद आप नॉलेज कैसे गेन करते हो, केयरफुल ऑब्जर्वेशन से, एम्पेरिसिज्म से। तो मतलब कि he supported both empiricism and rationalism, ठीक है। इसके अलावा इनके बारे में ये बात जाननी ज़रूरी है कि एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया, एम्पेरिसिज्म को और राशनलिज्म को। इसके अलावा इनकी स्टडीज़ से कहीं ना कहीं गेस्ट्रॉल साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प हुई है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट कम्स ब्रेंटानो, फ्रांस ब्रेंटानो। When we talk about फ्रांस ब्रेंटानो, तो इनके जो टीचर थे, ठीक है, ही वॉज एडमिन समथिंग इनका नाम था। तो उन्होंने फिनोमिनोलॉजी को डेवलप किया था, इनके टीचर ने। नहीं सॉरी, ही वॉज द टीचर, इनका स्टूडेंट था एडमिन जिसने डेवलप किया फिनोमिनोलॉजी को, सॉरी माय बैड। तो इनका ब्रेंटानो का स्टूडेंट था, उसने फिनोमिनोलॉजी को डेवलप किया। इन्होंने खुद ने क्या किया, इन्होंने डेवलप किया इंटेंशनैलिटी को। ही डेवलप्ड इंटेंशनैलिटी। इंटेंशनैलिटी को इन्होंने डेवलप किया। इंटेंशनैलिटी नाम से समझ में आ रहा है कि हम इंटेंशनली चीज़ों पे फोकस करते हैं। जिस भी चीज़ को आप देख रहे हो, समझ रहे हो, वो आप इंटेंशनली करते हो, ऐसे अनकॉन्शियसली कोई चीज़ नहीं होती। आप जो काम करते हो अपनी मर्जी से करते हो, इंटेंशनली करते हो, ठीक है। इन्होंने थॉट्स को मेंटल ऑब्जेक्ट बोला। इन्होंने बोला जो भी चीज़ है वो ऑब्जेक्ट है, एवरीथिंग, ही कॉल्ड एवरीथिंग ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को दो तरीके से इन्होंने डिवाइड किया, एक है आपका फिजिकल ऑब्जेक्ट, एक है आपका मेंटल ऑब्जेक्ट। दो तरीके से इन्होंने डिवाइड किया, फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड मेंटल ऑब्जेक्ट। फिजिकल ऑब्जेक्ट जो होता है ये फिजिकल है, टचेबल है, आउटवर्ड जो भी चीज़ होती है वो, ठीक है। इसको आप एक समय में बहुत सारी चीज़ों को आप ले सकते हो। लाइक अगर मेरे सामने 10 चीज़ें, आपके हाथ में इस वक्त कॉपी भी है, पेन भी है, मोबाइल भी है, तो यू आर एबल टू टच और यू आर एबल टू फोकस ऑन मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम। तो फिजिकल ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिसमें आप मल्टीपल पे एक ही वक्त पे फोकस कर सकते हो, मल्टीपल एट अ टाइम। एक ही समय में आप बहुत सारी चीज़ों पे फोकस कर सकते हो इफ़ दे आर फिजिकल। और मेंटल कौन से होते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, आपकी जो सोच है, आप एक समय में केवल एक ही चीज़ सोच सकते हो, वन एट अ टाइम, ठीक है। लाइक अभी आप पढ़ रहे हो तो या तो आपका दिमाग पढ़ाई में है या फिर आप एकदम से लॉस्ट हो गए, कहीं और विचार में चले गए, तो वो विचार आपके दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है। तो जो मेंटल ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली क्या है, ये थॉट्स हैं। इन थॉट्स को ही उन्होंने मेंटल ऑब्जेक्ट बोला है। और ये जो थॉट्स हैं आप एक समय में एक ही को होल्ड कर सकते हो, ठीक है। और थॉट्स हमेशा इंटरनली ही एक्सपीरियंस करते हैं, कोई और नहीं देख सकता आपके सोच को।
इट इज एक्सपीरियंस्ड इंटरनली ओनली. इंटरनली ओनली. हाउएवर फिजिकल ऑब्जेक्ट को आप एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हो. एक्सपीरियंस्ड बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, दोनों तरीके से आप कर सकते हो. तो ये इन्होंने इसके बारे में बताया है. ये मैंने आपको मेन बातें बताई है यहाँ पे. इसके अलावा जो लास्ट है हमारे वो है विल्हेल्म डिल्थे. ही इज़ द लास्ट वेस्टर्न फिलोसोफर वी कैन से जिनके बारे में हमें बात करनी है आज. यहाँ तक अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज, आई विल लेट यू नो. जो भी उसका सोल्यूशन होगा आई विल टेल यू. कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा. ओके, सो लास्ट इज योर विल्हेल्म डिल्थे. ओके, विल्हेल्म डिल्थे की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो विल्हेल्म डिल्थे ने क्या किया? ही वॉज अ प्रीस्ट, ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर, ही वॉज अ प्रीस्ट. इन्होंने एक हर्मेन्यूटिक्स की बात करी. हर्मेन्यूटिक्स, ठीक है. सो व्हाट इज हर्मेन्यूटिक्स? Hermeneutics is the act of interpreting religion's scriptures into simple language. जो हमारे ग्रंथ होते हैं, ठीक है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स भाषा में लिखे होते हैं. जो भी हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस में लिखे हुए होते हैं. तो उन्हें जब आप सिंपलर लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो उसे बोलते हैं हर्मेन्यूटिक्स. ठीक है. सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन of complex religious scriptures into simple languages. सी अभी थोड़ी सी राइटिंग गंदी आ रही है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस छूट गई है इस पे पेन टैप पे काम करने की. तो थोड़ा सा मुझे समय लगेगा. तो मैं इसको रीड भी कर रही हूँ साथ के साथ, तो आप खुद से लिख लीजिएगा अगर समझ नहीं आ रहा स्क्रीन पे क्या लिखा है तो. ठीक है. तो एक इन्होंने ये बात करी. इसके अलावा इन्होंने एक्सप्लेनेटिव साइकोलॉजी की बात करी. एक्सप्लेनेटिव साइकोलॉजी इज़ जो आज के समय में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है वो. ठीक है. एक्सप्लेनेटिव साइकोलॉजी की इन्होंने बात करी. इन्होंने बोला कि इससे आप नेचुरल साइंसेस को ही केवल स्टडी कर सकते हो, ह्यूमन स्टडी के लिए काम में नहीं आती. एक्सप्लेनेटिव साइकोलॉजी इन्होंने बोला इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमन स्टडी. आप केवल एनिमल स्पेस पे काम कर सकते हो, ह्यूमन के लिए नहीं कर सकते. तो फिर ह्यूमन पे क्या करें? तो इन्होंने इसको तो रिजेक्ट कर दिया ह्यूमन के लिए, एक्सप्लेनेटिव को. तो ह्यूमन के लिए इन्होंने बोला एनालिटिक एंड डिस्क्रिप्टिव साइकोलॉजी आप यूज में लो. ठीक है. मेथड जो है आपका कौन सा है? एनालिटिक एंड डिस्क्रिप्टिव. ये मेथड आप यूज में लो. इससे आप ह्यूमन पे लगा सकते हो और ये क्वालिटेटिव मेथड है. ठीक है. आप एनालिसिस कर रहे हो किसी चीज़ का, किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो ये आपका क्वालिटेटिव मेथड है. ये आप क्वालिटेटिव मेथड यूज में लीजिए और सब्जेक्टिव है ये. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने और क्या बात करी? इन्होंने बोला कि नेक्सस होते हैं. देयर आर थॉट्स विच आर फॉर्म्ड इन नेटवर्क्स. ठीक है. हमारे जो थॉट्स हैं उनके नेटवर्क्स होते हैं, उन्हें हम नेक्सस कहते हैं. नेक्सस इज द नेटवर्क ऑफ थॉट्स. इन्हें हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, लिव्ड एंड साइकिक. लिव्ड एंड साइकिक. लिव्ड जो होते हैं ये अनफिल्टर्ड होते हैं, अनफिल्टर्ड एक्सपीरियंसेस जो आप फील कर रहे हो एज इट इज. इसमें कोई फिल्टर नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा. और साइकिक जो होते हैं ये एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं. जैसे मैंने अभी आपसे जो बोला तो वो लिव्ड है, मैं जो बोल रही हूँ वो, लेकिन उसका जो आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो वो है साइकिक. थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा.
ट्रांसफॉर्म्ड या फिल्टर्ड। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बताई। ही वॉज अ रैशनलिस्ट, रैशनलिज्म में बिलीव करते थे वो, और पॉजिटिविज्म जो पैराडाइम है उसको इन्होंने रिजेक्ट किया। ही वॉज अ रैशनलिस्ट, मतलब रीजनिंग करनी है। ठीक है, एम्पिरिसिज्म नहीं फॉलो करते थे और रिजेक्टेड पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म क्या है, पैराडाइम है आपका। ठीक है, उसको इन्होंने रिजेक्ट किया। तो सो फार हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या कवर कर लिया है। आपका वेस्टर्न जो है ये पोर्शन पूरा मैं करवा चुकी। ठीक है, इसके अलावा आपका ये जो इंडियन साइकोलॉजी है इसमें हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, ये वाले टॉपिक सारे मैं पहले ही करवा चुकी। पैराडाइम में आपको करवा चुकी। अब लास्ट बचता है आपका इंडियन साइकोलॉजी की हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। उस पर आपके क्वेश्चन आते हैं, बहुत लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना हमें उस चीज़ को। तो वो मैं एक बार आपको और करवा देती हूँ। देन वी आर डन विद द यूनिट 1। ठीक है, हमारा जो यूनिट 1 है वो फिर कंप्लीट माना जाएगा कि येस वी हैव कंप्लीटेड इट। सो ओके फाइन, just a moment। So when we talk about psychology in India, तो there is a difference between psychology and in India and Indian psychology, दोनों में फ़र्क है। इंडियन साइकोलॉजी वो है जहाँ पे आप वेस्टर्न साइकोलॉजी की बात ना करके इंडियन वे में, इंडियन एस्पेक्ट में साइकोलॉजी को पढ़ते हो, जो हमारे कल्चर पे लगती हो। ठीक है, और साइकोलॉजी इन इंडिया का मतलब है कि इंडिया में साइकोलॉजी कब आई। तो पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी इन इंडिया, इंडिया में साइकोलॉजी कब आई, उसके हिस्ट्री की अगर हम बात करें, बस कुछ फैक्ट्स आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? सबसे पहले कि 1916 में, इन 1916 सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट बनाया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में। बाय हुम? बाय एन सेनगुप्ता। एन सेनगुप्ता जो थे ये विल्हेम वुंट के स्टूडेंट थे, उनसे पढ़ के सीख के यहाँ इंडिया में आए और यहाँ पे आके इन्होंने साइकोलॉजी को अप्लाई किया। लेकिन ये जो साइकोलॉजी पढ़ के आए थे वो वेस्टर्न पढ़ के आए थे, तो यहाँ पे आके भी वेस्टर्न साइकोलॉजी ही स्टार्ट की गई। आफ्टर दैट 1924 में, ठीक है, 1924 में मैसूर यूनिवर्सिटी में स्टार्ट की गई। मैसूर के बाद में 1943 में, आपको ये याद रखना है, सीक्वेंस में एग्जाम में पूछा गया है, मद्रास में, मद्रास जो है मद्रास यूनिवर्सिटी, वहाँ पे स्टार्ट की गई। उसके बाद में आपका 1946 में पटना में, उसके बाद में 1950 में पुणे में। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो ये आपके मेजरली जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी बात हो रही है। और निम्हांस जो है वो कब आया? वो आया 1955 में। ठीक है, ये आपका निम्हांस जो है इंस्टीट्यूट है ये। ठीक है, बच्चे एमफिल वगैरह के लिए बहुत जाते हैं यहाँ पे। तो 1955 में निम्हांस इस्टेब्लिश हुआ। यूजीसी कब आया? 1956 में। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये आपका 1956 में आया। ठीक है, ये आपको मेन बातें याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजिकली आप इसको याद रखें। अच्छा, अब मैं आपको बोल रही थी कि ये तो है साइकोलॉजी इन इंडिया, इंडिया में साइकोलॉजी कब आई। तो ये सारी जो पढ़ाई चल रही थी ये सारी वेस्टर्न चल रही थी। ठीक है, ये क्या था? वेस्टर्न चल रही थी सारी पढ़ाई। अब इन्होंने बोला यार हम आज़ाद हो गए, अब हम वेस्टर्न क्यों पढ़ें, हमारे इंडिया के जो प्रॉब्लम्स है, जो सोसाइटी है, जो कल्चर है वो अलग है। वेस्टर्न साइकोलॉजी यहाँ पे कम्प्लीटली अप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने बोला, जस्ट अ मोमेंट, आई एम हैविंग समवन एट डोर। हमेशा मेरी क्लास के समय ऐसा होता है, वेट फॉर अ वाइल।
या सो कहाँ पे थे हम? तो मैं आपको बता रही थी कि इंडियन साइकोलॉजी कब आई। तो जब इन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है अब हमें इंडिया के अकॉर्डिंग स्टडी करनी चाहिए, ठीक है, तो इंडियन साइकोलॉजी इमर्ज हुई। इंडियन साइकोलॉजी आपने पेपर भी पढ़ा होगा आपके मास्टर्स में इंडियन साइकोलॉजी का। 2002 में 2002 में पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में सबसे पहले इंडियन साइकोलॉजी आई। मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ इस चीज़ को, ठीक है, लगभग 22 साल ही हुए हैं। तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आपका ये आया। अब इसमें और क्या क्या याद रखना है, एक टॉपिक और है इंडिजनाइजेशन, लास्ट टॉपिक है ये। उसके बाद एक बार सिलेबस में देखती हूँ कि कुछ रहा थोड़ी। अरे यार एक सेकेंड, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिजनाइजेशन। इंडिजनाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप कोई स्टडी कर रहे हो तो आप फॉरेन स्टडी को, आप फॉरेन कल्चर को कितना एक्सेप्ट करते हो कितना नहीं करते। तो हम इंडिजनाइजेशन में हमारी खुद की जो कल्चर है उसके बेसिस पे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू मेक आर ओन स्टडीज़, वी ट्राई टू मेक द स्टडीज़ विच आर रेलेवेंट टू आर ओन कल्चर। हम हमारे जैसे मेक इन इंडिया है, अपने इंडिया में हम चीज़ों को खुद बना रहे हैं, तो खुद आत्मनिर्भर बनना, तो वो इंडिजनाइजेशन है। ये दो तरह का होता है, ठीक है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। एक है आपका एंडोजिनस, एंडोजिनस, दूसरा है आपका एक्सोजिनस। तो एंडोजिनस जो होता है ये बहुत रिजिड होता है ना, कट्टर बिल्कुल, कि भाई हम तो इंडियन साइकोलॉजी बना रहे हैं तो हम तो केवल और केवल इंडियन की ही बात करेंगे, कौन फ्रॉइड कौन वुंड, हमें उनकी थियोरी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना। तो नो मिक्सिंग ऑफ कल्चर, नो मिक्सिंग ऑफ कल्चर, हम बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं करेंगे, हम सब कुछ नए सिरे से अपने हिसाब से ही बनाएंगे। और एक्सोजिनस जो होता है ये क्या करता है, ये थोड़ा फ्लैक्सिबल होता है, ये बोलता है कि ठीक है वी विल अलाउ मिक्सिंग ऑफ कल्चर, ठीक है, हम मिक्सिंग ऑफ कल्चर को अलाउ करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं, ठीक है, वो टेस्ट होते फॉरेन कंट्री के हैं लेकिन हम उनको हिंदी में एडेप्ट कर लेते हैं, हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग हम उसको एडेप्टेशन कर लेते हैं, हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग एडेप्ट कर लेते हैं, तो वो एक्सोजिनस है। तो हमारे मोस्टली जो स्टडीज़ हैं वो एक्सोजिनस है, कम्प्लीटली एंडोजिनस नहीं हुआ हमारा कि हम कम्प्लीटली कट्टर बन के केवल इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, तो वो पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा, सब कुछ नए सिरे से करना बहुत डिफिकल्ट है। प्लस बहुत सी चीज़ें रेलेवेंट है भी तो सही, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही फॉरेन का कल्चर हमारा कल्चर बिल्कुल ही ज़मीन आसमान में फ़र्क हो, ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं और एक्सोजिनस स्टडीज़ करते हैं जिसमें हम मिक्सिंग ऑफ कल्चर अलाउ करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट इंडिजनाइजेशन। और इसके साथ ही आई थिंक हमारा यूनिट 1 जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैं एक बार इसका सिलेबस देख के आपको बताती हूँ। इसमें कुछ अच्छा, इसमें योग हमने शायद कंप्लीट नहीं किया था, वी हैव नॉट कंप्लीटेड योग, तो ठीक है, योग भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, मेन पॉइंट्स जो है योग के। उसके बाद हमारा यूनिट 1 जो है ये पूरा कम्प्लीटली रिवाइज्ड हो जाएगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट योग, योगा नहीं होता, योग होता है, मोस्टली लोग योगा योगा करते हैं, वो योग है। इंग्लिश में तो राम को भी रामा लिख देते हैं, तो आप रामा थोड़ी ना बोलोगे, आप इसे योग बोलोगे, बट आदत वाली बात होती है, योगा बोलने की आदत है तो कई बार हम योगा बोल देते हैं। ये वर्ड आया कहाँ से, जैसे साइकोलॉजी का ग्रीक रूट था, इसका है हमारा संस्कृत रूट। संस्कृत होता है, संस्कृत नहीं होता, प्लीज़ थोड़ा थोड़ा अपने, कम से कम चलो आप इंग्लिश प्रोनाउंस गलत करो समझ आता है, बट अपना इंडियन जो वर्ड्स हैं उनको गलत प्रोनाउंस ना करें। संस्कृत वर्ड है युज, ठीक है, युज, वहाँ से ये आया। युज का मतलब होता है यूनाइट करना, जोड़ना, ठीक है, चीज़ों को जोड़ना। तो यहाँ पे हमारे आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाता है। तो जो योग आप करते हो क्यों करते हो, हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए, ठीक है। इसमें हम एक बात करते हैं पतंजलि योगा की। पतंजलि योगा जो है ये सांख्य फिलॉसफी पे बेस्ड है। पतंजलि योग जो है हमारा ये
सांख्य फिलॉसफी पे बेस्ड है और ये हमने पढ़ी हुई है क्या होती है। सांख्य फिलॉसफी जो है ये हमारी पढ़ी हुई है, सांख्य फिलॉसफी पे ये बेस्ड है। और इसमें ये बोलते हैं कि योग जो है अकॉर्डिंग टू पतंजलि, योग क्या है, ये है सॉरी, इट इज चित्तवृत्त निरोध। चित्त वृत्त निरोध, ठीक है। चित्त मतलब कॉन्शियसनेस, वृत्त मतलब फ्लक्चुएशंस, और निरोध मतलब सिजेशन या एंडिंग। तो हमारे कॉन्शियसनेस में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उन्हें एंड करना है, ये है चित्त वृत्त निरोध। वी वांट टू एंड द फ्लक्चुएशंस हैपनिंग इन आवर कॉन्शियसनेस। कैसे कर पाओगे? योग करके। योग जब आप करते हो तो उससे आपको आपकी कॉन्शियसनेस में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनसे आप डील कर पाते हो। इसके अलावा इन्होंने कुछ टाइप्स ऑफ योग बताए। टाइप्स ऑफ योग कौन कौन से बताए? आपका सबसे पहले आता है हाथ योगा या हठ योगा जिसे हम कहते हैं, हठ योग, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो योग आप मानते हो बॉडीली एक्सरसाइजेस, वो आपका हठ योगा में आता है। बॉडीली एक्सरसाइजेस, इसमें आप अपने शरीर को स्ट्रेच करते हो, एक्सरसाइजेस करते हो, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ज्ञान योग। अब देखो ज्ञान की स्पेलिंग मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, यहाँ पे ये लोग JNANA लिखते हैं। ये बेसिकली क्या है, हमारा ज्ञान योग है, ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। तो इसमें आप नॉलेज से रियलाइजेशन की तरफ जाने की कोशिश करते हो। इसके बाद आपका आता है भक्ति योग। भक्ति योग में क्या होता है, आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, एक गॉड होता है आपके लिए जिसको आप मानते हो, उसकी आप प्रेयर करते हो। देन आपका आता है कर्म योग। कर्म योग में आप अच्छे कर्म करते हो, ठीक है, नेकी कर और दरिया में डाल, उस टाइप की चीज़ें। तो इसमें आप क्या करते हो, सेल्फलेस डीड्स, वो कार्य करते हो जिनमें आपका कोई सेल्फिशनेस नहीं होती, ये इन्होंने बताया। ये जो टाइप्स ऑफ योग हो गए। अब इसमें क्वेश्चन और कहाँ से आता है, आपका आता है अष्टांग योग से, ठीक है। वी हैव अष्टांग योग। अष्टांग योग मतलब 8 लिम्स ऑफ योग, 8 लिम्स ऑफ योग, ठीक है। तो इन्होंने 8 लिम्स क्या क्या बताए हैं, ये आपको सीक्वेंस में याद करने हैं, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। तो सबसे पहले आता है आपका यम, देन नियम, देन आसन, देन प्राणायाम, देन प्रत्याहार, और फिर आता है आपका धारण ध्यान समाधि। धारण ध्यान समाधि, ठीक है। इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो जो आपका यम नियम है ये है एथिको रिलीजियस, देन आपका आता है आसन और प्राणायाम, ये है फिजिको वाइटल्स, और लास्ट के जो आपके चारों हैं ये है साइको स्पिरिचुअल। साइको स्पिरिचुअल, ठीक है। तो बेसिकली यम में क्या होता है, क्या चीज आपको नहीं करनी, ठीक है, क्या काम आपको नहीं करने, वो आपके यम में आते हैं। जैसे कि आपको हिंसा नहीं करनी, आपको झूठ नहीं बोलना, तो वो आपके यम में आते हैं। फिर आपका नियम कि ये आपको करना है, ठीक है। यम क्या है, क्या काम आपको नहीं करने, नियम क्या काम आपको करने हैं। नियम आर लाइक रूल्स विच यू हैव टू फॉलो। देन कम्स योर आसन, तो आसन इज योर बॉडीली आसन जो हम करते हैं, ठीक है, जो आसन आप करते हो योग के। देन प्राणायाम, प्राणायाम आपकी ब्रीदिंग होती है, करते हैं ना अलोम विलोम, ये आपका प्राणायाम जो है ये ब्रीदिंग वाला है, ब्रीदिंग पे कंट्रोल प्राप्त करना।
प्रत्याहार, प्रत्याहार जो है ये क्या होता है, आपका जो भी ये परसेप्शन है, उसके जो सेंसेस हैं उनको सब्लिमेशन करना, नॉलेज को आप किस तरीके से गेन करते हो, आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनमें से किस तरीके से इंफॉर्मेशन आती है, वो प्रत्याहार होता है। धारण, धारण मतलब कंसंट्रेशन करना, ब्रीदिंग पे हम कंसंट्रेट करते हैं ना वो, और फिर ध्यान मतलब मेडिटेट करना। एंड देन समाधि, समाधि इज द प्योर ब्लिस। अब आपको लास्ट में प्योर ब्लिस मिल चुका। तो ये इस तरीके से आपके अष्टांग योग हैं। इस पे सीधा क्वेश्चन आता है कि इनको अरेंज करो सीक्वेंस में, अष्टांग को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और टर्म आपने सुनी होगी, पराविद्या और अपराविद्या, आपके एग्जाम में क्वेश्चन उस पर आए हुए हैं, पराविद्या अपराविद्या। तो ये ध्यान रखिए कि अपराविद्या ये लोअर लेवल ऑफ नॉलेज है, अपराविद्या इज द लोअर लेवल ऑफ नॉलेज, ठीक है। लोअर लेवल ऑफ नॉलेज मिलती कैसे है लोअर लेवल ऑफ नॉलेज? ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, एम्पिरिकल है ये, आपने जो चीज़ देखी, जो चीज़ सुनी, वो आपकी अपराविद्या है। लेकिन जब आप उसका मंथन करते हो, ठीक है, वो विद्या जो है ये हायर लेवल की जब बन जाती है, जब आप उसमें अपना ट्रांसेंडेंस प्राप्त कर लेते हो, तो वो आपकी पराविद्या बन जाती है। दिस इज द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ठीक है, दिस इज द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ओके, इसके अलावा और कुछ रहता है तो यस, आपका इंटीग्रल योगा और बचता है लास्ट, वो और कर लेते हैं। तो इंटीग्रल योग जो है आपका, मुझे याद आता है लास्ट टू लास्ट टाइम इंटीग्रल योग पे सीधा क्वेश्चन आया था, हु इज एसोसिएटेड विद इट। इतना सिंपल क्वेश्चन। श्री औरोबिंदो, श्री औरोबिंदो ने इंटीग्रल योग की बात करी। इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेटिव। इन्होंने ये बोला कि बेसिकली आपको क्या करना है, बहुत अलग अलग कल्चर्स हैं, बहुत अलग अलग तरह के योग हैं, उन सबको इंटीग्रेट इन्होंने किया। इन्होंने बोला कि मेरी जो ये योग है इसे कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, ये किसी रिलीजन के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी कल्चर के लिए बाध्य नहीं है। दिस इज फॉर एवरीबडी, हर कोई कर सकता है ये योग, ठीक है। और वहाँ पे चित्तवृत्त निरोध था, है ना। यहाँ पे क्या है, क्यों करते हैं योग? सत्य चित्त आनंद के लिए। वी डू इट फॉर सत्य चित्त आनंद, मतलब कि प्योर ब्लिस। प्योर ब्लिस प्राप्त करने के लिए हम योग करते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने ये बताया। और एक शायद लास्ट टाइम कोई क्वेश्चन आया था, कोट था, ईगो इज द हेल्पर एंड ईगो इज द बार। मतलब ईगो ही आपको हेल्प करता है और ईगो ही आपको रोकता है। बार मतलब रुकावट, ठीक है, यही आपको रोकता है। तो ये भी इंटीग्रल योग से रिलेटेड ही है। इसके अलावा और क्या याद रखना है आपको? इन्होंने बोला योग का मतलब है डिवाइन के साथ यूनियन। अभी मैंने बताया था ना, योग वर्ड का मतलब युज से आया है, जिसका मतलब है यूनियन, ज्वाइन होना। तो इन्होंने बोला यहाँ पे यूनियन जो होगा वो किससे होगा? यूनियन विद डिवाइन, ठीक है। जो प्योर है, जो डिवाइन है, जो पवित्र है, अद्भुत है, उससे हमारा यूनियन होगा। अब वो यूनियन कैसे हो सकता है? या तो ट्रांसेंडेंटल होगा, या कॉस्मिक होगा, या इंडिविजुअल होगा। तीन तरीके से ये आपका यूनियन हो सकता है, ठीक है। कैसे कैसे होगा? या तो ट्रांसेंडेंटल मतलब यूनिवर्स से ऊपर, बोलते हैं ना सुपर से ऊपर, बिल्कुल ऊपर वाला लेवल, ट्रांसेंडेंटल। या फिर ये कॉस्मिक होगा, कॉस्मिक मतलब यूनिवर्सल, या फिर इंडिविजुअल लेवल पे होगा। इंटीग्रल योग ये बोलता है कि हमारे इंटीग्रल योग करने से तीनों लेवल पे होगा, ठीक है, ऑल थ्री लेवल, ऑल थ्री लेवल, ठीक है, ये इन्होंने बताया। इसके अलावा और इसमें हम देखते हैं कि क्या रहता है हमारा। इन्होंने बोला कि थ्री फोल्ड प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है, देयर इज अ थ्री फोल्ड प्रोसेस। तीन प्रोसेस इन्होंने बताए। ये भी आपको नाम याद रखना है। सबसे पहला है साइकेसाइजेशन। मैं आपको डिटेल में ये चीज़ें फिलहाल नहीं समझा रही हूँ, ये केवल रिवीजन क्लासेस हैं, ठीक है। ये आपके जून वाले एग्जाम के लिए रिवीजन क्लासेस हैं। ये सब आपको पहले पता होना चाहिए, आपने पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ रखा
तो अभी के लिए तो आप केवल ये याद करके चले जाओ, जितना मैं आपको बता रही हूँ जस्ट लर्न इट, डिटेल में ना जाएं, ठीक है। क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम उसमें जाएगा। अभी हमको ये करना है कि जितने भी यूनिट्स हैं उनका क्रैश कोर्स कर लेते हैं और उसके बाद हमारे जो PYQ है वो हमें करना है, तो उससे आपके फेयर चांसेस बन जाते हैं नेट के, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी JRF हो जाएगा, बट हाँ नेट हो सकता है अगर आप क्रैश कोर्स और साथ में आपका PYQs अच्छे से कर लो तो। PYQs मैं करवाऊँगी, बुक आने वाली है हमारी इस वीक, तो उससे हम PYQs करेंगे। और अगर आपको एक्चुअल में JRF करना है तो उसके लिए आपको शुरू से तैयारी करनी चाहिए थी, अब केवल रिवीजन फेज़ है, तो ये जिन्होंने तैयारी करी है और केवल रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए भी एक क्रैश कोर्स है, आपका रिवीजन हो रहा होगा, आपको इन टर्म्स के मीनिंग पता होंगे। लेकिन अगर आपको लगता है मैं बिल्कुल ज़ीरो पे स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको दिसंबर वाले एग्जाम को टारगेट रखना है, लेकिन अभी भी पढ़ना है। अभी पढ़ने से क्या होगा, जो बच्चा बाद में तैयारी शुरू करेगा वो आप उससे आगे रहोगे कहीं ना कहीं, तो इसलिए तैयारी तो अभी से ही स्टार्ट करनी है। तो साइकिसाइजेशन है, देन आपका स्पिरिचुअलाइजेशन है, एंड थर्ड इज योर सुप्रामेंटलाइजेशन। सुप्रामेंटलाइजेशन, ठीक है। तो साइकिसाइजेशन में कॉन्शियसनेस पे फोकस किया जाता है, ठीक है। ये स्पिरिचुअलाइजेशन में सबकॉन्शियसनेस पे किया जाता है और सुप्रामेंटलाइजेशन में अनकॉन्शियस पे किया जाता है। ये करता है कॉन्शियस पे, ये करता है सबकॉन्शियस पे और ये करता है अनकॉन्शियस पे, ये याद रखें आप, ठीक है। इसके अलावा लेट मी जस्ट चेक और कुछ रहता है। ओके, योगिक कॉग्निशन भी एक टॉपिक है आपके, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। योगिक कॉग्निशन, आई थिंक दिस वन इज गोइंग टू बी द फाइनल लास्ट टॉपिक। योगिक कॉग्निशन, केवल 4 टर्म्स हैं, 4 स्टेजेस हैं, वो ध्यान रखना है। योगिक कॉग्निशन में आपके सबसे पहले आता है मनस, मन जो होता है हमारा, मनस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे सेंसेशन परसेप्शन की मेमोरी रहती है। सेंसेशन एंड परसेप्शन, जो चीज़ देखी, जिस चीज़ को आपने देखा, इंटरप्रेट किया, वो आपके मनस में आएगा। देन आपका आता है अहंकार, अहंकार मतलब ईगो। देन कम्स योर बुद्धि, बुद्धि से बड़ा कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सिक्वेंशियल है, तो बुद्धि से नीचे रहना चाहिए आपका अहंकार। बुद्धि इज योर इंटेलिजेंस। एंड लास्ट कम्स योर चित्त, चित्त मतलब आपका कॉन्शियसनेस, चित्त इज योर कॉन्शियसनेस। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। और इन्होंने ये बताया कि 3 और चीज़ें हैं, श्रवणम, मननम और निधिध्यासन। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये किसकी चीज़ें हैं, किसके पार्ट्स हैं? ये है आपके साक्षात्करण के हैं ये, ठीक है। मे बी मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, ये आपका साक्षात्करण के प्रोसेस है। साक्षात्करण क्या है? ये है रियलाइजिंग, एक्चुअलाइजिंग द ट्रुथ, ट्रुथ को समझ पाना, ट्रुथ को रियलाइज कर पाना, ट्रुथ रियलाइजेशन या फिर एक्चुअलाइजेशन। ये कैसे होता है? 3 स्टेजेस में ही होता है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप श्रवणम करो। अगर आपको सत्य की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले सुनना सीखो। सबसे पहले क्या करेंगे आप? श्रवणम, ठीक है। बिकम अ गुड लिसनर, बिकम अ एक्टिव लिसनर, ढंग से सुनो। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? मननम, मननम मतलब आपने जो सुना, जो समझा, उसको रिफ्लेक्ट करो, ठीक है। रिफ्लेक्ट करो उस चीज को कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन। लास्ट इज योर निधिध्यासन। तो जब आप सुन लोगे, रिफ्लेक्ट कर दोगे, मतलब आपने सुना समझा, उस चीज़ को आपने दूसरे से कंफर्म किया कि हाँ आपका यही मतलब था ना, उसके बाद आपको निधिध्यासन होता है। निधिध्यासन मीन्स डीपर मेडिटेशन या कंटेम्पलेशन। अब आपको डीप विद इन उस चीज़ की नॉलेज हो गई है, ठीक है। डीपली उस चीज़ को आपने गेन कर लिया, उस नॉलेज को आपने गेन कर लिया। तो आई थिंक कि दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ योर यूनिट 1
स्टिल आई एम गोइंग टू चेक द सिलेबस वंस, जस्ट अ मोमेंट। मैं एक बार सिलेबस चेक कर लेती हूँ। ये मेरे पास सिलेबस है। आपके सिलेबस में सबसे पहले ये सूफिज़म, योग और इंडिजनाइजेशन, इमरजेंसी, सारी चीज़ हमने कर ली। वेस्टर्न हमने पूरा कर लिया है, ठीक है। हमने वुंट, फ्रॉइड, जेम्स डिल्थे ये सब कर लिए। हमने एम्पिरिसिज्म कर लिया। हमने ये ऑन्टोलॉजी, पैराडाइम सारे कर लिए। योग, भगवद गीता, बुद्धिज्म, सूफिज्म, इंटीग्रल योगा, विद्या ये सब हमने कर लिया। ओके फाइन। सो यूनिट 1 हैज़ बीन कंप्लीटेड नाउ। यूनिट 1 कैसे कंप्लीट हुई? कल मैंने आपको करवाया, आज मैंने आपको करवाया लाइव। ये 2 लाइव आपको देखने हैं। इसके अलावा आपको मैं इसी वाले प्लेलिस्ट में आपके जो ये बुद्धिज्म, सूफिज्म ये वाले जो वीडियोज़ हैं, ये मैं उसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और आपका इसका पूरा आपको देखना है, तब आपका रिवीजन कंप्लीट होगा। और PYQs की टेंशन मत लीजिए, वो मैं आपको 1 हफ्ते बाद कराऊंगी, ठीक है। यहाँ तक का पढ़िएगा। कोई डाउट आता है टेलीग्राम ग्रुप पे पूछिएगा। इसके अलावा और कोई टॉपिक आपको लगता है कि थोड़ा सा डिटेल में बता दो, वैसे तो देखो क्रैश कोर्स है, मैं शॉर्ट में बताऊंगी, बट इफ़ यू वांट एलैबोरेशन ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक यू कैन आस्क मी, आई विल ट्राई टू एलैबोरेट इट फॉर यू। और कल हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं एंड वो मैं देखती हूँ या तो यूनिट 10 रहेगी, ठीक है। 10th यूनिट हम करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछिएगा, ठीक है। ओके चलिए, सी यू ऑल टुमारो, सेम टाइम 1 PM। बाय बाय, टेक केयर।